प्रिज्म, डिस्पर्जन बाई ए प्रिज्म मतलब कि प्रिज्म द्वारा प्रकीर्णन, ठीक है ना। डिस्पर्जन बाई ए प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा प्रकीर्णन क्या होता है डिस्पर्जन, लास्ट क्लास में बताया था। व्हाइट लाइट का 7 अलग अलग रंगों में, उसके कॉम्प्लीमेंट्री रंग्स में, कलर्स में डिस्पर्स होना। कर दो, स्टार्ट कर दी ना, स्टार्ट। हाँ, डिस्पर्जन होता है, ठीक है ना। कोई भी व्हाइट लाइट आई अपने पास, वो प्रिज्म पर पड़ी, तो प्रिज्म क्या करेगा, उसको 7 अलग अलग रंगों में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन। क्लियर। तो डायग्राम बनाते हैं वापस। यहाँ से कोई लाइट आई, ये लाइट अब अपने 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और 7 अपने पास कौन कौन से, वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है ना। इन 7 रंगों में ये क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई, प्रकीर्णित हो गई। इसकी वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी, रेड की। हाँ, तुम्हें एक काम दिया था, लिख के लाए हो, रेड की वेवलेंथ कितनी होती है और वॉयलेट तक। तो अब अपने आप को करेक्ट कर लो, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड की, नॉट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। वेवलेंथ जो होती है वो तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो डाउन होती है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है, वेवलेंथ तो ये, फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं तो बढ़ती है, ठीक है ना। तो रेड की जो अपने पास वेवलेंथ है, लैम्बडा ऑफ रेड इज सबसे ज्यादा, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इज सबसे कम, ठीक है ना। रेड जो कलर अपने पास, लाल कलर की वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और यही रीजन है कि खतरे के निशान जो हैं वो हमेशा लाल रंग से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूर से दिख जाए, वो डेविएट कम हो। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है डेविएशन सबसे कम किसका है, सबसे कम डेविएशन किसका है, रेड का, यस और नो। अगर ये अपने पास एक्चुअल होता तो कुछ ऐसा होता, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम डेविएशन किसका हुआ है, रेड का, तो इसलिए रेड के निशान बनाए जाते हैं कि वो इन्वायरमेंट से कम डेविएट हो, इधर उधर नहीं भागे और अपनी आंखों तक सीधा रिफ्लेक्शन आए उसका। तो खतरे के निशान हमेशा लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसका आंसर, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, ये तो सब लिखते हैं। इसके साथ साथ सेकंड लाइन, इसलिए उसका विचलन, उसका डेविएशन सबसे कम होता है, और डेविएशन कम होता है तो वह दृश्य आंखों से या फिर विजिबल लाइट रेंज में अच्छे से आता है और उसको हम देख पाते हैं, ठीक है ना। और वो जब धुंध वगैरह होती है, फॉग वगैरह होती है, कोहरे का मौसम होता है, तो वो डेविएशन कम होगा उसका, और डेविएशन कम होगा तो अपने को इजीली दिख जाएगा। डेविएशन ज़्यादा हुआ, अब जैसे ये अपने पास वॉयलेट कलर है, इसका डेविएशन बहुत ज़्यादा है, तो वॉयलेट कलर का निशान देखो, कभी कोहरे में देखना, फॉग वगैरह जब मौसम हो, तो वहाँ पे अपने को वॉयलेट कलर तो बहुत कम दिखेगा, दिखेगा ही नहीं इवन, ठीक है ना। तो यही रीज़न होता है वॉयलेट से ना बना करके रेड से बनाते हैं। इसके अलावा और कोई कलर, बहुत बार येलो यूज़ ले लेते हैं, येलो होता है मीन डेविएशन, जिसका अप्रोक्स बराबर है, ठीक है। तो अब यहां से पहला अपने पास क्या है, एंगल ऑफ डिस्पर्जन, एंगल ऑफ डिस्पर्जन दैट इज डेल्टा, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, लास्ट क्लास में किससे रिप्रेजेंट किया था, अरे मैं रिप्रेजेंट हमेशा अलग से करता हूँ, किससे किया था, थीटा से किया था, थीटा से कर लेते हैं, थीटा से कर लो।
डब्लू से तो नहीं कर सकते, डब्लू से कुछ और करेंगे, थीटा से कर लेते हैं। एक डेल्टा नाम सुना है, डेल्टा या डेल, ये वाला डेल सुना है सबने, ट्राइंगल वाला डेल, हाँ, चेंज इन फाइनल्स, इसका मतलब होता है चेंज इन फाइनल्स, फाइनल में परिवर्तन, छोटी अमाउंट में परिवर्तन होता है दैट इज डेल्टा, ठीक है ना। एक बड़े अमाउंट में परिवर्तन होता है दैट इज डेल। इंटीग्रेशन करते हैं तब भी यूज होता है डेल एक्स अपॉन डेल वाई, सुना होगा, यस और नो। छोटे अमाउंट पर होता है अपन लिखते हैं, ये भी लिखते थे बहुत बार, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ये वाला इस टाइप का निशान, छोटे अमाउंट में परिवर्तन हुआ है। ये वाला साइन इसके सेम है, ठीक है ना, मैथ्स में यूज कर रहे हैं उसके इस वजह से कर रहे हैं। डेल्टा मतलब कि बड़े अमाउंट में परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। चेंज इन फाइनल्स जिसको बोलते हैं दैट इज कैपिटल डेल, ये स्मॉल डेल, ये कैपिटल डेल, और कैपिटल डेल होता है ट्राइंगल का साइन, ठीक है ना। इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। डेल क्या है अपने पास, ये वाला कितना चेंज हुआ है, तो कितना हुआ, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा आर, यस और नो। इसकी अपने पास मान लेते हैं, इसमें चेंज जो हुआ है, इसमें विचलन जो हुआ है वो हुआ है डेल वाई, कितना, डेल वाई। इसमें इसको लिख देते हैं डेल वाई, सॉरी डेल वाई। इसमें चेंज जो हुआ है इसको लिख सकते हैं डेल आर, ठीक है ना। तो कितना चेंज हुआ है, वाई और आर, वी और वाई नहीं वी सॉरी, डेल वी और डेल आर, कितना चेंज हुआ है। एंगल ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक कितना चेंज किया है। तो फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक, ये भी गलत लिख रखा है क्या, डेल वी माइनस डेल आर, दैट इज एंगल ऑफ डिस्पर्जन, कि यहां से यहां तक के बीच में ना कितना डेविएशन हुआ है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिस्पर्जन, प्रकीर्णन का कोण, ठीक है ना, प्रकीर्णित कोण जिसको बोलते हैं। क्या होता है, V और R के बीच में, वॉयलेट और रेड के बीच में कितना डेविएशन हुआ है, कितना विचलन हुआ है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन। जिसने नोट किया वो यहां तक नोट कर लो। प्रकीर्णन का कोण, उम्मीदें बढ़ गई कि तुम्हारे जो हेडिंग ही हिंदी में लिख दी तो क्या पता है मास्टर ये भी हिंदी में लिख दे, इतना लिख लो है। ये है प्रकीर्णित कोण या प्रकीर्णन का कोण। ठीक है ना, ये बॉक्स में बंद करते चलना साथ साथ, ये अपने काम के हैं सारे। एंगल ऑफ डिस्पर्सन क्या है, डेल वी माइनस डेल आर, डेल वी माइनस डेल आर, लिख लिया, कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट अब अपने पास है अगला, एंगल ऑफ मीन डेविएशन, एंगल ऑफ मीन डेविएशन, माध्य विचलन। माध्य विचलन क्या है कि देखो अब उसमें बहुत सारी रेज निकल रही हैं, लास्ट टाइम पे समझाया था कि यहाँ पे देखो क्या हुआ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अपने पास बहुत सारे कलर निकल रहे हैं। एक ऐसा कलर, अब देखो मेन चीज जो है वो ये कि इन बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है, ध्यान रखना। इनके बीच का ये पूरा किसमें, विजिबल स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना। विजिबल स्पेक्ट्रम सब समझते हैं, नहीं समझते तो वेव्स वगैरह पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अभी इतना जान लो कि अपने पास जो बहुत सारी रेज होती हैं, बहुत सारी वेव्स होती हैं, वो एक ना एक स्पेक्ट्रम में आती हैं, इंफ्रारेड में आएगी, विजिबल में आएगी, किस में आएगी। विजिबल में जो आती है वो अपने को अपनी जो आई है नेक्ड आई से दिख जाती है, नग्न आंखों से दिख जाती है, ठीक है ना। विजिबल स्पेक्ट्रम में जो भी रे, जो भी वेव आ रही है उसको हम किससे देख सकते हैं, अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। ये होता है विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब। तो ये सारे किसमें, विजिबल स्पेक्ट्रम में। इनकी सबकी वेवलेंथ, हाँ भाई कहां से कहां होती है बता, 430 और एक और लिखाया था 380 330 ऐसा कुछ लिखाया था। तो ये जो होती है अपने पास, इसकी वेवलेंथ रेड की होती है 700 तक, ठीक है, नैनोमीटर। और कहां से, बहुत जगह 330 भी मिल सकता है, 380 भी मिल सकता है, 430 भी मिल सकता है, नैनोमीटर से स्टार्ट होती है। तो 430 से हम मान लेते हैं 330 से और 700 के बीच में सारी स्पेक्ट्रम आएगी, ठीक है ना। 330 क्या हुआ, किस चीज का कंफ्यूजन, गलत लिख दिया कुछ, बताओ बताओ, कंफ्यूज हो मुझे लग रहा है, क्या कंफ्यूजन है बताओ। 480, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, कहीं 330 लिखा मिलेगा, कहीं 380 लिखा मिलेगा, कहीं 430 लिखा मिलेगा, कहीं 480 भी मिल जाएगा,
कुछ भी मिल जाएगा। अप्रोक्स मान के चलते हम 330 से और 700 के बीच में आती हैं सारी की सारी, ठीक है ना। मैंने शायद 480 लिखवा दिया है क्लास में, हाँ। तो जो चीज़ एक्यूरेसी पे नहीं है वो एक्यूरेट में इसलिए नहीं लिखवाता। मैं चीख चीख के लास्ट क्लास में भी बोला था कि कुछ भी मिल सकती है इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अपने को मैक्सिमम याद रखना है कि 330 से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। 330 से नीचे विजुअल स्पेक्ट्रम खत्म भी हो जाता है अप्रोक्स। तो 330 से लेके और 700 तक कुछ भी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ 340 भी मिल जाएगी, बहुत बार 335 भी मिल जाएगी। तो अब मैं ऐसा तो है ना कि 330, 331, 332 से लेकर और 480 तक सारी वैल्यू लिख दूं यहाँ, है ना। तो अब इतना खुद समझा करो, कंफ्यूजन मत लगाया करो माइंड में। तो कुछ भी हो वैल्यू नीचे, इनिशियल वैल्यू कुछ भी मिल सकती है। बहुत सारी बुक्स में कोई रेफरेंस नहीं है इसका। क्यों नहीं है रेफरेंस बताता हूँ, ये भी बताता हूँ। मेरे डाउट सारे क्लियर कर रखे हैं मैंने, ठीक है। कभी वॉयलेट देखो तुम, फिर ये रेड, मतलब वॉयलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू, ठीक है ना। यहाँ जो बीच की लाइन है ये एग्जैक्ट टाइम पे चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि ये पूरा वॉयलेट है और ये पूरा इंडिगो है। क्या होता है यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है ये वाली, वो ऐसा होता है हल्का हल्का वॉयलेट कम हो रहा है और इंडिगो शुरू हो रहा है। कभी तुमने इंद्रधनुष देखा है, रेनबो देखा है? रेनबो में क्या होता है, तुम्हें क्लियर दिखती है एक पट्टी येलो दिखती है? नहीं दिखती। येलो पट्टी कुछ हद तक क्लियर दिखेगी, पर उसके नीचे जो येलो के नीचे ऑरेंज आ रहा है वो क्या होगा, येलो कम हो रहा है ऑरेंज ज्यादा हो रहा है, ऐसे दिखता है। या फिर रेड कम हो रहा है इंडिगो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बता रहा हूं मैं, जस्ट कलर है ना, ऐसे होता है। एग्जैक्ट एक टाइम पे खत्म नहीं होगा। यहाँ पे एकदम येलो खत्म हो गया और ऑरेंज चालू हो गया, ऐसा नहीं होता है कि एकदम साथ क्लियर पट्टी दिख जाए, नहीं है ना ऐसा पॉसिबल। इस वजह से क्या होता है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो यहाँ खत्म मान लेता है, कोई यहाँ खत्म मान लेता है, कोई यहाँ खत्म मान लेता है, ठीक है ना। इसका मेन रीजन अपन देखते हैं 480 से फिर 520 तक नैनोमीटर तक मान लेते हैं हम किसकी है, वॉयलेट की, ठीक है ना। बहुत बुक्स में मिल जाएगा 500 नैनोमीटर से स्टार्ट कर देते हैं और 550 तक ले जाते हैं किसकी, इंडिगो की। अब इसका मतलब क्या है कि जो 20 मीटर था, 20 नैनोमीटर था, ये तो ओवरलैप कर गया ना। 20 नैनोमीटर इसमें भी आ गया और 20 नैनोमीटर इसमें भी आ गया। तो ये वाली ओवरलैपिंग जो है वो इस वजह से हुई है, ठीक है ना। ओवरलैपिंग, कलर्स की आपस में ओवरलैपिंग होती है, इसलिए इसको हम डिफाइन नहीं कर पाते एग्जैक्ट कितना वेवलेंथ है, कितनी तरंग दैर्ध्य है उसकी एग्जैक्ट, और नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्ड आइज से हम विजिबल रे में आ गई है, नेक्ड आइज से इनको देख के बता नहीं सकते कि कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। हाँ, हल्का सा थोड़ा जब यहाँ पे जाके एकदम डार्क हो जाएगा इंडिगो, तो हम बोल देंगे ये कलर तो इंडिगो है, पर ये कलर कौन सा है जो इस ओवरलैपिंग में आ रहा है, इसका हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये रीजन है इसका। ठीक है, अगला क्या था, वो मिटा दिया क्या? अच्छा, यहाँ आ गया था। ठीक है, एंगल ऑफ मीन डेविएशन मतलब कि मानक विचलन या माध्य विचलन। माध्य विचलन में हम किस कलर को लेते हैं, येलो को। किसको लेते हैं, येलो को। क्यों लेते हैं येलो को? अब तुम्हें देखो सोचना चाहिए कि येलो को क्यों ले रहे हैं सर, ग्रीन को लेना चाहिए। बी आई बी, माध्य क्या होता है, औसत एक तरह का बीच का। बी आई बी, 3 इधर छोड़ दो 3 इधर छोड़ दो, अपने पास औसत किसका आ गया, ग्रीन का। यही होना चाहिए मीन डेविएशन में, पर मीन डेविएशन ये लोग मैक्सिमम लेते हैं। मैं नहीं कहता मीन डेविएशन तुम वॉयलेट को ले लो, इंडिगो को ले लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे। लेकिन लेते हैं हम रेफरेंस में येलो को। क्यों लेते हैं? क्योंकि इनकी बीच की जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो औसत जो निकल के आता है वो किस पे आता है, ऑन एन एवरेज येलो पर निकल के आता है। हो सकता है इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो और इनके बीच का डिफरेंस बहुत कम कम रहा हो। तो इन चारों के बीच का डिफरेंस कम कम है, तो इनकी सम जो है उन दोनों के सम के बराबर हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे हम किसको ले लेते हैं, येलो को ले लेते हैं। ये अपने पास मीन डेविएशन हो गया येलो। तो मीन डेविएशन दैट इज डेल वाई, ठीक है। अगला देखते हैं हम डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म मतलब कि किसी प्रिज्म की प्रकीर्णित क्षमता कितनी है। किसी प्रिज्म की प्रकीर्णित क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं W से। क्या होती है, एंगल ऑफ डेविएशन
डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई एंगल ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, ये क्या होती है अपने पास, किसी भी प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइड बाई मीन डेविएशन। नोट कर लो यहां तक। ध्यान अगर प्रिज्म के लिए जब क्वेश्चन देगा ना तो रेड के लिए अलग म्यू देगा, वायलेट के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। अपवर्तनांक जो होंगे वो रेड के लिए अलग देगा, वायलेट के लिए अलग देगा। ठीक है ना, अब ये मत सोचना रेड और वायलेट के लिए ही अलग देगा, सातों के लिए अलग देगा। मतलब ये अगर सात का क्वेश्चन में यूज होगा तो सातों के लिए अलग देगा। डिफरेंस उनमें पॉइंट्स का होगा, 1.6, 1.5, 1.4 इतना डिफरेंस होगा। कर लिया नोट, कर लिया। अब बात करते हैं फोर थिन प्रिज्म। छोटा कर देता हूं इसको। अभी भी दिख रहा है क्या तुम लोगों को? सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है अभी भी? आंखें सही हैं तुम लोगों की? हाँ, बात करते हैं नेक्स्ट, फोर थिन प्रिज्म। देखो यहां से जो अपने पास डेल्टा होता है क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए, यस और नो? या फिर इसको लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू माइनस ए, यस और नो? ई को आई टू। यहां से देखो, यहां से देखो अपने पास थिन प्रिज्म के लिए साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, म्यू, यस और नो? अगर हम बात कर रहे हैं थिन प्रिज्म की, मतलब कि एंगल बहुत छोटे होंगे। जब एंगल थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो अपन लेते हैं साइन थीटा अप्रोक्सी इक्वल टू किसके, थीटा के, यस और नो? क्यों लेते हैं? क्योंकि साइन का ग्राफ होता है ऐसा। ठीक है, छोटे के लिए लीनियर सा दिखता है अपने को, छोटे पार्ट के लिए क्या लिखता है, एकदम लीनियर। मतलब कि यहाँ पे एंगल अगर अपने पास थीटा ले रहे हैं तो ये वैल्यू किसकी होती है, साइन थीटा की। तो यहाँ पे जो थीटा और साइन थीटा दोनों कैसे हैं, लीनियर हैं, एक्स प्रोपोर्शनल टू बाई है, तो अपन ले लेते हैं एक्स बराबर बाई। तो यहाँ पे ले लेते हैं थीटा साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल टू थीटा। कब लेते हैं, जब थीटा बहुत छोटा हो। तो ये ध्यान रखना, इसलिए लेते हैं क्योंकि साइन का ग्राफ जो होता है वो छोटे एंगल के लिए एक तरह से कैसा होता है, लीनियर होता है, रेखीय होता है। तो अब अपने पास साइन थीटा प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो यहां पे लिख सकते हैं अपन साइन आई मतलब आई, यस और नो? लिखो मत, नोट मत करो, साथ साथ समझो पहले। साइन नोट करने का टाइम दूंगा बकायदा। साइन आई को लिख सकते हैं आई, और साइन आर को लिख सकते हैं आर वन, लिख लें आई वन, लिख लें इसको पहले एंगल के लिए, दैट इज म्यू। तो यहां से अपने पास क्या हो गया, आई वन जो हो गया क्या हो गया, म्यू आर वन, यस और नो? ऐसे दूसरे के लिए लिखें जो अपने पास इधर वाला इंसिडेंट एंगल है, सेकंड लेयर के लिए ट्राइंगल होता है इस टाइप का, आई वन है इसके लिए, आई टू है इसके लिए, जहां से निकल रहा है उसके लिए। तो यहां से अगर हम देखते हैं आई टू क्या हो जाएगा अपने पास, आई टू भी क्या हो जाएगा, म्यू आर टू, आई टू क्या हो जाएगा, म्यू आर टू। यहां पे अगर वैल्यू रखें हम तो म्यू आर वन प्लस म्यू आर टू माइनस ए, यस और नो? तो यहां से डेल्टा अपने पास निकल के क्या आया, म्यू कॉमन लिया, आर वन प्लस आर टू इट्स माइनस ए, यस और नो? अगर यहां से आर वन और आर टू, आर वन प्लस आर टू क्या होता है, आर वन प्लस आर टू क्या होता है, ए, पता है? आर वन प्लस आर टू इज ए। तो यहां से अगर हम रख देते हैं म्यू ऑफ ए माइनस ए, दैट इज डेल्टा, तो यहां से डेल्टा निकल के आ गया, ए को अगर कॉमन लें म्यू माइनस वन, यस और नो? तो डेल्टा क्या निकल के आया यहां से, ए इंटू म्यू माइनस वन। नोट कर लो यहां तक।
बुक्स में म्यू माइनस वन इंटू ए लिखा मिलता है। अब इसको कंफ्यूज मत हो जाना, ए पीछे लिखा मिलता है, ठीक है। इतने तो तुम साइंस के स्टूडेंट हो ही। अच्छा, अगर अपन डेल वाई लिखें, वाई, तो क्या हो जाएगा? म्यू ऑफ बाई माइनस वन इंटू ए, यस और नो। डेल बी लिखें तो म्यू ऑफ बी माइनस वन इंटू ए, यस और नो। और अगर डेल आर लिखें तो म्यू ऑफ आर माइनस वन इंटू ए। क्लियर? भाई मैं बोला अभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर रंग के लिए अलग अलग होगा। तो डेल वी के लिए म्यू वाई होगा, डेल वाई के लिए, डेल वी के लिए म्यू वी होगा, और डेल आर के लिए म्यू आर होगा। ठीक है, फॉर्मूला वही है। फॉर्मूले में ए को पीछे रख दिया है मैंने, बस इतना सा किया है। इसको आगे रख लो, बात बराबर है। ये क्या, डेल वाई के लिए म्यू ऑफ वाई माइनस वन इंटू ए, डेल वी के लिए म्यू ऑफ बी माइनस वन इंटू ए, डेल आर के लिए म्यू ऑफ आर माइनस वन इंटू ए। यहां से डिस्पर्सिव पावर निकालें तो देखना क्या आ रही है। नहीं आया समझ में क्या पूछना चाह रहा हूं? डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता था W इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल आर माइनस डेल वाई, ये था। तो यहां से अगर हम तीनों की वैल्यू रखते हैं, कर पा रहा हूं, टेंशन मत लो। W जो था अपने पास वो क्या था? डेल ऑफ B माइनस डेल ऑफ R अपॉन डेल ऑफ बाई, यही था। तो W को अगर हम निकालें, डेल B को क्या लिख सकते हैं? म्यू V माइनस वन इंटू ए, यस और नो, माइनस टाइम्स म्यू ऑफ आर माइनस वन इंटू ए, पूरा ब्रैकेट में लिख लो, माइनस बाहर है, डिवाइड बाई डेल वाई क्या है? म्यू ऑफ बाई माइनस वन इंटू ए। तो यहां से W जो अपने पास आया, दैट इज दिस गुना दिस, ए म्यू वी, क्लियर, माइनस ए म्यू आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस इंटू ए, तो फिर डिवाइड बाई ए म्यू वाई माइनस ए, यस और नो। इसको ऐसे रहने दो, कॉमन लेके काट देंगे। म्यू ऑफ वाई माइनस वन इंटू ए, प्लस ए से माइनस ए कट गया, तो यहां से अगर हम ए कॉमन लें तो ए से ए कट जाएगा, तो इस ए से ये दोनों ए कट जाएंगे कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? म्यू ऑफ बी माइनस म्यू ऑफ आर डिवाइड बाई म्यू ऑफ बाई माइनस वन। तो यहां से W निकालना हो सीधा, अपने को सबका म्यू दे रखा हो, तो W निकाल सकते हैं ऐसे, डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं ऐसे। इसी के साथ प्रिज्म खत्म। पीछे ये तो मन से लिख लो तीनों चीजें। चेंज समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूले याद रखना सीधा, डेरिवेशन बहुत इजी है इसका, समझ सकते हो चाहो तो, वरना फॉर्मूले याद रखना सीधा। सिंपल सा फॉर्मूला है, म्यू ऑफ बाई बी माइनस म्यू ऑफ आर। लिख लिया? प्रिज्म में दो पार्ट होते हैं, पहला क्या? रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। तो उसमें अपने पास फॉर्मूले कौन से आते हैं? सारे के सारे I प्लस ई माइनस है, म्यू इक्वल्स टू साइन, हाँ म्यू का फॉर्मूला प्रिज्म के लिए इतना मैं बोल दिया, साइन वाला, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। याद आया? आ गया? डेल्टा एम कितना आता है? I प्लस ई माइनस ए, याद आ गया? एक तो पार्ट है प्रिज्म का वो,
ठीक है, उसमें कोई कलर का इंटरफेयर नहीं है, उसमें अपने को सीधा निकालना है कितना डेविएशन हुआ है, कितना म्यू है प्रिज्म का। अगर बात कर दे प्रिज्म से कलर की, प्रिज्म के साथ कलर की बात करें, प्रिज्म के साथ साथ उनमें कलर्स की बात कर दे, तो अपने को समझ में आना चाहिए ये वाला फिनोमिना की बात कर रहा है। और सिर्फ प्रिज्म की बात करें, कोई रे आई, वो डेविएट हुई, विचलित हुई और निकल गई, तो अपने को समझ में आ गया पहले वाले फिनोमिना की बात कर रहा है, जिसमें अपने पास म्यू वाला फॉर्मूला, आई प्लस ई माइनस ए वाले फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रिज्म में दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रिज्म क्या है, विदाउट कलर वाला पूरा फंक्शन होता है उसका, क्या, जहाँ पे म्यू जो होता है वो होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू, है ना। एक होता है अपने पास डेल्टा, कितना होता है उसका, आई प्लस ई माइनस ए। एक क्या होता है अपने पास, आर वन प्लस आर टू। ये तीन फॉर्मूले मैंने हैं। इधर से बात करें तीन फॉर्मूले, एंगल ऑफ डेविएशन जिसको बोलते हैं डेल्टा या फिर थीटा, दैट इज म्यू वी डेल वी माइनस डेल आर। मीन डेविएशन डेल्टा का, तो डेल्टा ये लो लेते हैं। तीसरी बात करें क्या, कि डिस्पर्सिव पावर W जो होती है वो क्या होती है, डेल V माइनस डेल R डिवाइड बाई डेल Y। या फिर W का एक फॉर्मूला और, म्यू V माइनस म्यू R अपॉन म्यू Y माइनस 1। ये 6 फॉर्मूले एक तरह से याद रहने चाहिए। ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे 6 के 6 फॉर्मूले याद हैं। सच बताऊँ ऑनेस्टली, मुझे एक भी फॉर्मूला याद नहीं रहता, कभी नहीं। मैं एग्जाम में बैठता हूँ हमेशा डराइव करता हूँ। अब जैसे ये भी फॉर्मूला है ना ये, तो ये भी डेरिवेशन से निकालूंगा मैं एग्जाम में बैठूंगा तो। मेरी मेमोरी फॉर्मूले मामले में बहुत गंदी रही है, और इसी वजह से मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ क्योंकि केमिस्ट्री सब याद करनी पड़ती हैं। हाँ, मैं कभी मैथ में जैसे अटक जाता हूँ, डेराइव करके 2 मिनट में निकाल लेता हूँ। लेकिन अगर केमिस्ट्री में अटक गया आदमी, और जब तक स्टीफन रिएक्शन याद नहीं है कि उसमें कौन सा एजेंट आता है, कौन सा लास्ट में रीजेंट बनेगा, क्या ही कर लेगा उसमें, कर सकता है कुछ जब तक बिना याद के नहीं है। तो यही रीजन है, मैं फिजिक्स में एक्चुअल टीचर तो मैथ का हूँ, तुम्हें पता है तो मैं एक सच बात बताऊँ, मैं एक्चुअल में टीचर मैथ का हूँ, फिजिक्स का नहीं हूँ। ये तो मैं पढ़ा देता हूँ साथ साथ। अब सोचो मैं फिजिक्स इतने लेवल पढ़ा सकता हूँ, मैथ क्या लेवल पढ़ाता हूँ, नहीं मैथ में वही पढ़ाता हूँ फिक्स जो है। मैथ में क्या ही रिसर्च कर सकते हो तुम, नहीं कर सकते। मैथ में आप तक जो रिसर्च कर सकते थे वो कर दी। एक मैथ में होता है HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी है, नहीं पढ़ी, कहाँ आती है 10th में। हाँ अरिथमेटिक AP तो सबने पढ़ी है, समांतर श्रेणी है ना, उसकी जैसे होती है गुणोत्तर श्रेणी, बताता हूँ मैं तुम्हें, है ना। और उसके आगे आते हैं तो आती है HP। इसके सम का फॉर्मूला है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। GP के सम का फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस r अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, HP के सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सम का मतलब टोटल योग का, समांतर श्रेणी में पता है, समांतर श्रेणी का योग, n पदों का योग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद है। ऐसी अरिथमेटिक का, ज्योमेट्रिक का होता है, पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मेरे ईगो में बात बैठ गई, मैं लाया 50-50 60-60 रुपए वाली रफ खरीद के, कि मैं निकालूंगा कैसे नहीं होता। 2 महीने सारी रफें भर दी, फॉर्मूला नहीं निकला। फिर मेरे समझ में आ गया नहीं निकल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने लाखों HP सॉल्व कर ली, पर फॉर्मूला नहीं बन पाया। खूब डेरिवेशन किए, फॉर्मूला नहीं बन पाया। तो ये चीज़ उस दिन समझ में आ गई कि मैथ में जो चीज़ आनी थी वो आ चुकी है, इससे आगे तुम कुछ नहीं ला सकते। ला सकते हो ऐसा नहीं है, कुछ छोटी चीज़ मिल गई तुम्हें, रिसर्च करके ढूंढ कर नया फॉर्मूला दे सकते हो, पर जो फॉर्मूला हम नया दे रहे हैं वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है मैथ में। ठीक है, जो फॉर्मूला हम मैथ में दे सकते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मार्केट में उसका इनडायरेक्ट मेथड एग्जिस्ट करता होगा। तो मैथ को तुम किस लेवल पे पढ़ा सकते हो, वो एक सफिशिएंट वे है। वो है कि भाई एक होता है अपने पास SN वाला पद होता है, AN प्लस 1 प्लस AN माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, जस्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ाने लगा तो मैंने कहा प्लस क्यों, माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस। फिर मैं ऐसे पढ़ाने लग गया, मैंने हर्ट्ज रूल लिखो, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 यूज कर सकते हो। फिर थोड़े टाइम बाद देखा मार्केट में धुआंधार चल रहा है, AN प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस, तो ऑलरेडी प्लस की जगह माइनस लगा दिया। क्या रिसर्च की इसमें, कुछ नहीं की। प्लस से सॉल्व हो रहा है वो माइनस से भी सॉल्व होगा। ठीक है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, छोड़ो
मजा फिजिक्स में आता है, दो चीजें एक्स्ट्रा रिसर्च, इसमें कहीं रिसर्च करने लग जाओ, म्यू क्यों म्यू ही क्यों लिखते हैं, म्यू का और भी तो कुछ हो सकता था, वहां तो फिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिखने ही पड़ेंगे तुम्हें, बाप दादाओं ने बना दिए तुम्हारे ने, ठीक है। पर म्यू को म्यू ही क्यों लिखते हैं, व्हाट इज डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंस क्यों होता है, रेयर क्यों होता है, सब चीजें तुम चाहो तो सोच सकते हो। तो फिजिक्स इसलिए चूज की कि इसमें आगे रिसर्च का सिस्टम है, ठीक है। छोड़ो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, छोटा सा टॉपिक रह गया था वो करवा देता हूँ। लेंसों का संयोजन, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक दोनों लेंसों को मिला के एक लेंस मान लेंगे, बस फोकस डिस्टेंस जो होगी वो चेंज हो जाएगी, और वो क्या होगी वो मैं बताता हूँ। छोटा सा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, आउट ऑफ सिलेबस है पर पढ़ लो। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, सारे टीचर यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं क्या? हाँ, कुछ ऐसे टीचर हैं जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है कोई? नहीं, मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था उसमें था एक टीचर ऐसा जो बीच बोर्ड से स्टार्ट करता था, और फिर उसके लिए ऐसे इसको 4 इंच ऊपर उठवा दिया था, फिर भी वो यहाँ तक पहुँचा। अगर उसको एकदम ऊपर उठा दें तो वो लगता पैर यहाँ आते उसके, फिर वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करता। एक टीचर था ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेंसों का संयोजन, हिंदी में हेडिंग डाल लो, डाली, लेंसों का संयोजन। इसका मतलब क्या है कि आप सपोज करो अपने पास केस फर्स्ट कि 2 लेंस रख दिए, भाई एक लेंस से तो हम कर लेते, अगर हमको क्या रख दिया, 2 लेंस रख दिए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? या फिर 2 लेंस रख दिए, एक अपने पास कैसा रख दिया, उत्तल, और एक रख दिया अवतल, तो अब क्या करेंगे, इसकी फोकस डिस्टेंस है मान लेते हैं f1 और इसकी है f2, ऐसे इसकी है f1, इसकी है f2, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इन दोनों लेंसों को मानना है एक, क्या मानना है, एक, और जो इसकी फोकस डिस्टेंस है, अब इसकी f1 ले f2 ले, कंफ्यूजन आ गया भाई, दोनों लेंसों को हमने मान लिया एक, तो फोकस डिस्टेंस लेंगे वो f1 लेंगे f2 लेंगे, वो लेंगे अपन f, कैपिटल F, और वो कैपिटल F होती है कितनी, 1/f1 प्लस 1/f2, यहाँ से भी जो फोकस डिस्टेंस लेंगे, फाइनल फोकस डिस्टेंस F, दैट इज कितनी, 1/f1 प्लस 1/f2। बस ध्यान किस चीज का रखना है कि प्लस प्लस होगी प्लस माइनस हो जाएगी, यस और नो, तो साइन के साथ लेना है, कन्वेंशन रूल लगा के साइन के साथ लेना है कि f1 माना दे दिया 10 सेंटीमीटर और इसका दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो टोटल f कितनी हो गई, 1/10 प्लस 1/20, कितनी हो गई ओवरऑल, 22 प्लस 1, दैट इज 20/3 हो गई f यहाँ से, तो ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अपने पास बात करें तो यहाँ पे क्या होगी, एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्यों होगी, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, तो अपने को साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है जो मैंने सिखाया, ठीक है ना, विद साइन कन्वेंशन इसमें अपने को लेना है। तो इसके लिए नेट क्या होती है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, या फिर इसके लिए भी बात करें तो वही सेम रहेगी, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ तक की बात हुई खत्म। एक थोड़ा सा सेकंड केस और ले लेते हैं जो अक्सर लोग नहीं पढ़ाते हैं, पर देख लेते हैं। केस 2, अगर ये हमारे पास बिल्कुल फिक्स रखे हुए थे, चिपका के दोनों रख दिए, अगर इनको मान लेते हैं डी डिस्टेंस पर रख दिया, कितनी डिस्टेंस पर, डी, अब क्या करें, या फिर इनको, एक ये है अपने पास, एक ये है अपने पास, इन दोनों को किस डिस्टेंस पर रख दिया, डी डिस्टेंस पर रख दिया, तो अब क्या होगा, अब जो फोकल लेंथ होगी 1/f इक्वल्स टू 1/f1, इसकी मान लेते हैं कितनी है f1 और इसकी f2, इसकी भी f1 इसकी भी f2, तो इन दोनों के लिए फॉर्मूला होता है, एक साथ लिख देता हूं, इन दोनों के लिए जो होता है वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी ऑफ f1 f2, याद रखना, ठीक है ना, माइनस डी ऑफ f1 f2। जब दो लेंसों को d डिस्टेंस की दूरी पर रख दिया हो तो नेट फोकस दूरी जो हम यूज करेंगे, जब दोनों लेंसेज को कोई भी डिस्टेंस नहीं है बीच में, सिंपली रखा हुआ है, तो हम फोकस दूरी क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम लेंगे क्या, f, कैपिटल F, और कैपिटल F निकालेंगे कैसे, 1/f1 प्लस 1/f2, याद रखना इस चीज का, ठीक है ना। और जब दोनों लेंसों को d डिस्टेंस पर रख दिया, d दूरी पर रख दिया है, तो अपन यूज करेंगे वही कैपिटल F, और इस केस में कैपिटल F कैसे निकालेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 प्लस, सॉरी d अपॉन f1 f2, ठीक है।
इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। ये क्या हुआ? कहाँ रखें इसको? यहाँ रख दूं? तुम तो लिखो। अब दिख रहा है ना? ये डी कैसे आ गया साथ में? ये डी है यहाँ का। इससे लगाने से क्या होता है? ये चेन में ये लगाने से क्या होता है? तुम्हारा बैग किसका है? अच्छा। तो ऐसे तुम लाते हो, ऐसे हटा के नहीं आता है कि फालतू की चीजें हटाओ? ये ऐसे मैं मुझे लगता है ऐसे मतलब चेन वेन गुम हो जाती हो, मिलती नहीं हो, है कि ये होगा तो चेन पता रहेगा। लड़कियों का अलग ही है। लड़के बैग यूज कर रहे हैं जिसकी चेन ही नहीं है। ऐसे उंगली डाल के खींच रहे हैं उसको। ये होता है ना। मैं तो सच में, मेरे बैग की किसी की चेन टूट गई है, 2 महीने निकल गए। जब तक एक बार मम्मी उसको यूज नहीं लेंगे, मार्केट ले जाएंगे, फिर उसमें चेन लगवा के लाएंगे। हम चेन यूज कर रहे हैं, अरे ले यार, ऐसे पकड़ के खींच दी। और आजकल डबल मेरी भी मिल गया, दो दो चेन आने लग गई, तो एक खराब हो जाए तो दूसरी है, दूसरी भी खराब हो जाए तो दो जोड़ी कपड़े तो हैं, रखो कंधे पर चलो। हाँ, कोचिंग में, हाँ। बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है कोटा वालों की, है ना। कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, सच में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत बहुत कठिन है भाई। मैं रहा हूँ, 10 दिन रहा था, मैं तो भाग आया था छोड़ छाड़ के कोटा। मुझे तो सूट नहीं हुआ। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आती रेजोनेंस की बिल्डिंग के बाहर अपनी साइकिल ढूंढने में। देखा है तुमने रेजोनेंस की बिल्डिंग के बाहर साइकिल का मेला लगता है? मेला 2-3 हज़ार साइकिल है। तो मुझे दिक्कत आई वहाँ 5-7 दिन। पहले मैंने साइकिल बेची। पिताजी नई दिला के आए मुझे 6,000 रुपए की। मैंने 3,000 में बेच दी। मैं पैसा रखता है पहले तो, ठीक है। मैंने भागना तो है ही यहाँ से छोड़ के, क्यों ना साइकिल वाइकिल बेच देते हैं, ढंग से ज़िंदगी जीते हैं, फिर भागेंगे। पहले मैंने साइकिल बेची, बेच दी मतलब एक स्टूडेंट को। वो बोला कितने? मैंने, तू देगा कितने? मैंने, चल तुझे 50% डिस्काउंट, 3,000 दे दे। उसने 3,000 दिया। फिर मैंने 3 दिन अपने ऐसो आराम में निकाले 3,000 रुपये से। फिर मैंने घर वालों को फ़ोन किया, मैंने, सुनो मैं आ रहा हूँ छोड़ छाड़ के ये रेजोनेंस। ये क्यों? मैं, नहीं यार नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगा यहाँ पढ़ के, तुम फिर सिलेक्शन की उम्मीद लगाओगे। मेरा ऑनेस्टली ये रहता था कि मैं बताता था घर पे, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। एक होता है ना, पेपर कैसे गया? अच्छा गया। मैं बाहर निकलते ही, पेपर कैसे? एकदम घटिया। वहीं से गालियाँ पड़ती आती घर तक। और फिर मेरा हो जाता तो कितनी खुशी मिलती घर वालों को। एक होता है कि यार वो उम्मीद लगा के बैठे हैं, अब जाके ऐसा ही करना तुम। गाली तो मिलेंगी कि एग्जाम सेंटर से बाहर निकलो तभी पिताजी पूछे पेपर, ठीक है नहीं हुआ कुछ खास।
उम्मीद उम्मीद मत रखो। तो वहां से गाली पड़ेंगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तक तो बहुत मामला एकदम न्यूट्रल हो चुका होगा, है ना। और अगर तुमने बोल दिया एक बढ़िया पेपर गया है एकदम बढ़िया, और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस दिन कितना प्रेशर मिलेगा सोचो एक बार। सब घर वाले गालियां दे रहे हैं। एक होता है कि अब कोई नहीं दे रहा यार, पहले ही बोला था तुम्हें नहीं होगा, क्या ही कर लोगे। मैं हमेशा ही करता हूँ, मैंने आज तक पेपर से बाहर निकल के नहीं बोला एक नंबर गया। जेई मेंस का फर्स्ट पेपर जो मैंने गलती कर दी थी बोल के ठीक है, बहुत शानदार गया। 12th के साथ ही हो गया था मेरा, 12th के साथ मैं बोला मैं बहुत शानदार पेपर गया है। मार्क्स उतने आए नहीं जितना शानदार मैंने बता दिया था, माहौल बना दिया था घर में। तो उन्होंने कि क्या होता है, मैंने मैथ में देख लो ना यार पूरे आए 100 आउट ऑफ 100, तो क्या होता है मैथ में, केमिस्ट्री देख तू एक बार तो ऐसे बहुत गालियाँ पड़ती। फिर मैंने ये तो सोच लिया, मैंने घर वालों को तो नहीं बताना। तो अभी भी कोई एग्जाम देख के आऊँ मैं पिताजी को साथ लेके जाता हूँ, एग्जाम देने जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि यार बाहर पिताजी खड़े हैं तो 2-4 क्वेश्चन सही कर दूँ ठीक है, कि यार कोई मेरा बाप आया इतनी दूर से मुझे एग्जाम, आज भी पता है तुम हकीकत है। जैसे मैं अगर अभी भी कोई फिजिक्स ओलंपियाड का एग्जाम देने जाता हूँ, मैं पिताजी को फोन करता हूँ, सुनो एग्जाम है यार। पिताजी भी तैयार बैठे रहते हैं कि घूमने को मिलेगा बेटे के साथ में, उनको पता है एग्जाम से मतलब है नहीं इसको कुछ। तो वो आते हैं बिल्कुल 3 दिन पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं, मैं जैसे घूमने जा रहे हैं उस हिसाब से तैयारी करते हैं वो भी आते हैं मुझे एग्जाम दिलाने, एक सेंटर के बाहर लेके जाते हैं। वो सेंटर के बाहर किसी के पिताजी क्या है कि तुम्हें जब तक तुम अंदर नहीं चले जाओ तब तक तुम्हारा वेट करेंगे घर वाले। जा मेरे पिताजी चला जाएगा अब तो हाँ निकल गए कि चल तू एग्जाम दे मैं घूम के आता हूँ है ना। मैंने कि यार बुढ़ापे में जवानी के शौक जी रहे हो तुम, उल्टा होना चाहिए, अब मुझे घूमना चाहिए उस टाइम। फिर मैं एग्जाम दे के आ जाऊंगा, बैग वैग जमा करवाने पड़ते हैं मुझे, आज भी एग्जाम देने जाता हूँ तो कहीं, क्यों, इस वजह से कि पिताजी लेके नहीं जाते साथ में, बोला तेरा बैग में कहाँ लेके घूमूंगा, देख दे इसका 20 रुपये तो ले गए ऐसा शौक है। फिर मैं आ जाऊंगा, आधे घंटे में वेट करूँगा, मैंने कहा हो यार एग्जाम खत्म हो गई आ जाओ यार चलते हैं मैं अंदर फालतू में सीरियस हो रहा था कि बाप बाहर खड़ा है धूप में 2 क्वेश्चन सही कर दूं, बाप पता नहीं कहाँ घूम रहा है ठीक है। तो मेरे घर में सारे ही चिल्ले हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं, एक मम्मी को फर्क पड़ता है मुझसे, मम्मी को इतना फर्क पड़ता है। हल्का सा ऐसे खरोच भी आ गया नहीं, मम्मी के 20 फोन आ जाएंगे अगले दिन, मम्मी यहाँ मिल जाएंगी, मैं नहीं चाहता आए यहाँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ छुपाना पड़ता है रूम में अब ऐसे एक बार मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था लास्ट ईयर, तो मैंने एक दिन तक तो घर वालों को बताया नहीं, फिर नेक्स्ट डे मैंने बताया कि हाथ फ्रैक्चर हो गया मेरा, कि प्लास्टर लग गया, मैं हाँ। मम्मी के ठीक है मैं आ रही हूँ, मैंने रुको यार एक हाथ से क्या क्या छुपाऊंगा मैं एक हाथ में प्लास्टर बना हुआ है, मैं एक हाथ से मैं क्या क्या छुपाऊंगा रूम में, मैंने अभी मत आओ एक दिन रुको, कोई दोस्त वोस्त ढूंढ के लाता हूँ, रूम वूम सेट करवाता हूँ अपना, फिर आना तुम। मम्मी बोली ठीक है कोई बात नहीं। पर ऐसे मेरी सिस्टर सपोर्टिव है, मेरे सारे कांडों में मेरी सिस्टर साथ देती है, पिटवाती भी वही है पिताजी से, अब तक वो पिटवाते थे पर अब नहीं, अब साथ देते हैं। तो ऐसे बनानी पड़ती है इज्जत, बनती थोड़ी है, बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। अब सिस्टर को ऐसे कभी, अब इतना पैसा तो है ही है कि सिस्टर कुछ बोले और वो ऑर्डर कर दिया, इतने में बिक जाती हैं सिस्टर, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, पता है लड़कियों को, लड़कियां इतने में बिक जाती हैं। मेरी सिस्टर को कुछ बोला, उसने कोई एजियो के लिंक भेजी है कि ये ट्राउज़र आ रहे हैं देखना कितने बढ़िया हैं, मैंने ले ऑर्डर। अब इससे अगले 1 महीने के लिए मेरी कोई भी भूल चूक हो सारी माफ़ है दीदी की नज़रों में। होता है अभी इसलिए नहीं होता कि तुम्हारे जो भाई हैं छोटे होंगे शायद या फिर बड़े भी होंगे तो तुम्हें कुछ गिफ्ट विफ्ट, उनको समझ में आनी चाहिए ये बात के नारी शक्ति कहाँ से दबती है ठीक है छोड़ो, अरे ऐसा ही है, नहीं मिलता तो बोल देते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मिलने लग जाए फिर देखो, मैं खुद दब जाता हूँ, मैं लड़का हो गया कोई मुझे भेज दे इतना सामान, हाँ मैं तो अरे सस्ते में क्या है, नहीं है हाँ नहीं, अरे वो ट्राउजर ठीक है मैं पहनता हूँ 200 वाले पर मुझे लिंक आती है 2000 रुपए की ठीक है ना, फ्री का फोकट का माल है, ऐसा लगता है जैसे 2 नंबर का कमा रहा है ये आदमी। मेरे घर में सबको ऐसा लगता है ऐसे पैसे कोई किस चीज़ के लिए, मैं इसलिए तो नहीं देता, किस चीज़ के लिए देने लग जाऊं, तो वो जो चीज़ 500 रुपए की मिल रही थी उसको 2000 दे के आएंगे, मैं क्या 2 नंबर के कमा रहा हूँ मैं यार, मेरा भी मेहनत का ही पैसा है बोल नहीं तू यार 1 घंटे पढ़ा के आता उसके इतने लेके आता है, तू कोई क्या तेरा इतना पैकेज है ये वो, मैंने यार पैकेज है क्या, मेहनत से कमाया है, वो नहीं देखते हो तुम लोग, तो तुझे तो मिल जाता है, हमें दिन रात मेहनत करते तब इतना मिलता है, बनो मेरे जैसे। फिर मुझे ऐसे खुशी हो जाती है अंदर अंदर, इन लोगों ने इतना कैपेबल तो समझ लिया मुझे। ठीक है फालतू बातें छोड़ो, अगली हेडिंग डालो डिफेक्ट इन विजन, दृष्टि, डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष डाल लो, दृष्टि दोष डिफेक्ट इन, इसमें 3 लाइन है, नेक्स्ट पेज में डाल लिया करो ये हेडिंग। इसमें क्या लिख लोगे तुम, डिफेक्ट्स इन विजन, दृष्टि दोष,
कौन कौन से होते हैं? पहला मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड प्रेसबायोपिया एंड फोर्थ, तीन ही पढ़े थे अब तक। हाँ क्या? अरे बायो की थोड़ी पढ़ाऊंगा यार। थर्ड एंड फोर्थ इज एस्टिग्मेटिज्म, सुना है? फर्स्ट डालो निकट दृष्टि दोष। फर्स्ट डालो निकट दृष्टि, चारों लगे नाम लिखो पहले। फर्स्ट का मायोपिया, सेकंड हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड प्रेसबायोपिया एंड फोर्थ इज एस्टिग्मेटिज्म। फर्स्ट निकट दृष्टि दोष, सेकंड शाबाश दूरदृष्टि दोष, खुद ने लिख लिया मन से, देखो गुड। हाँ दूरदृष्टि दोष ही सही है। हाँ हाँ सही है, मैं तो शाबाशी दे रहा हूँ तो इस चीज के लिए। दूरदृष्टि दोष। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो जरा दृष्टि दोष, लिख लिए तीन, तीन लिख लिया ना हिंदी मीडियम वालों ने। चौथा लिखो ASTI, ASTIG MATISM, ASTIG MATISM, एस्टिग्मेटिज्म। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने सुबह से 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ इसका नाम, मुझे मिला नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। कुछ आ रहा था बेस्ट में, बेस्ट में ऐसा कुछ आ रहा था, दृष्टि बेस्ट में, आई डोंट नो इसलिए मैं लिखा नहीं रहा हूँ वो। मैं सही ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, शायद जो हिंदी में लिखा आ रहा था वो दृष्टि बेस्ट में क्या आ रहा था। तो एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है ना। पहला अपने पास होता है क्या? मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया में हिंदी में बोलते हैं इसको निकट दृष्टि दोष। हिंदी में तो पता चल गया, देखो हिंदी में उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट की दृष्टि में दोष होना चाहिए पर नहीं होता, दूर की दृष्टि में दोष होता है, ठीक है। हिंदी में उल्टा है नाम का। निकट दृष्टि दोष मतलब कि पास वाली चीजें अपने को साफ दिखाई देती हैं। हाँ हेलो हेलो, हाँ मायोपिया में क्या होता है कि अपने पास जो पास वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, नियरर है, आइस के नियरर जो है वो क्लियर दिखाई देती हैं, और जो फार अवे है, दूर हैं जो वस्तुएं वो अपने को नहीं दिखाई देती, ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। पास वाली मायोपिया में ध्यान रखना, पास वाली वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, पास वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो साफ दिखाई देते हैं, और जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो साफ दिखाई नहीं देते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं साफ लेकिन दूर की वस्तुएं अनक्लियर, ब्लर, धुंधली दिखाई देती हैं। लिख लो अपनी लैंग्वेज में इसको, मायोपियम लिख लो, पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इंग्लिश में लिखा है हिंदी में लिखा है? इंग्लिश में लिखा है, ज्यादा इंग्लिश मीडियम वाले हो रहे हो तुम, हैं? और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। हाँ जी, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की दिखाई देती हैं पर धुंधली दिखाई देती हैं। नहीं, अंधा थोड़ी हो गया आदमी, दृष्टि दोष हुआ है उसको, बोला दूर की दिखाई नहीं देती हैं। देखो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट। किसी भी आंख का, आंख होती है कुछ ऐसी, ऐसी कुछ, अभी तुम बायो वाले हो, मुझसे अच्छी तुम बना सकते हो इमेज, है ना।
ये होता है इसका रेटिना, कॉर्निया वर्निया पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। जब कोई भी वस्तु की इमेज इस पर बने, इस पॉइंट पर बने, तो वो वस्तु अपने को साफ दिखाई देती है। लेकिन मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में कोई वस्तु है जो यहां से टकरा के यहां पे बनने लग जाती है, ठीक है ना। पास वाली जो वस्तु है वो रेटिना से पहले, लेंस से, इस लेंस से क्या करती है, पहले बनने लग जाती है। क्या होता है, इस रेटिना ही बोलते हैं ना, हाँ, रेटिना से पहले बनने लग जाती है। तो इस पॉइंट पर जब वस्तुएं बन रही हैं तो वो कैसी होंगी, क्लियर दिखाई नहीं देंगी। जो पास में जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके लिए तो सीधा यहीं पे बन रही है इमेज, लेकिन दूर में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके लिए जो इमेज है वो उस रेटिना से पहले बनने लगती है। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अवतल लेंस लगाते हैं। अब जब अवतल लेंस लगाएंगे, हाँ अवतल ही लगाते हैं, मत सोच मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अवतल लगाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा इनको फार अवे करता है। फार अवे करता है तो इन द सेंस इसको थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं। अरे यार अच्छे से बनाते हैं ना, ये एकदम गोबर सा हो गया सब कुछ। हाँ पता नहीं कैसी लग रही है, एलिप्टिकल। हम्म, अभी मिटेगा कैसे, ठीक है। अब लग रही है ना आँख, इस पॉइंट को बोलता है रेटिना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से रे आएगी और वो यहीं पे बन जाएगी इमेज, ठीक है ना। इमेज का बन जाएगी यहीं पे। इसके लिए यूज़ करते हैं हम, इसको दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जब लगाएंगे तो क्या होगा, ये वाली यहाँ से रिफ्रेक्शन होकर थोड़ा सा बाहर जाएगा, यस और नो। ये भी रे है जो रिफ्लेक्शन, सॉरी यहाँ से जाएगी पर रिफ्लेक्शन होकर थोड़ी सी बाहर चली जाएगी, और बाहर जाएगी तो इसकी इमेज जो है एग्जैक्ट इमेज कहाँ बनेगी, फिर रेटिना पर बनेगी। कितना डिस्टेंस को अपने को ट्रेवल एक्स्ट्रा करवाना है, जो अपनी आंख की पावर होती है ना लेंस की, क्या होती है, कितनी इस डिस्टेंस जो है इसको अपने को एक्स्ट्रा ट्रेवल करवाना, यही पावर होती है। वो अपन जो यूज करते हैं ना, किसी के लिए 2.5 का लग रहा है, किसी के 5 का लग रहा है, तो अगर किसी के ज्यादा लग रहा है चश्मा, तो इसका मतलब क्या, उसकी जो इमेज है वो एक्चुअल में यहीं बन रही थी और पास बन रही थी। किसी के कम पावर का लेंस लग रहा है, मतलब उसके लिए डिफ्लेक्ट अपने को कम करवाना है, उसकी इमेज जो थी वो रेटिना से जस्ट पहले बन रही थी, थोड़ी बहुत पहले। तो अगर जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है लेंस की, इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ना, ये शिफ्ट होता जा रहा है आंख की तरफ, लेंस की तरफ, आंख के लेंस की तरफ, ठीक है ना। अगर तुम्हारी 5 है पावर, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे रेटिना और जो एक्चुअल इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की, उसके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। किसी की पावर कम है तो मतलब डिफरेंस उसका कम है अभी, इसलिए लेंस की पावर हम बढ़ा नहीं रहे। ये तो हो गया अपने पास कौन सा, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। याद रखना इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस, ठीक है ना, कॉनकेव। सेकंड हेडिंग डालो, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष में, दूर की दृष्टि में दोष नहीं होता है, मैं ऐसे याद कर रखा है, दूर की दृष्टि में दोष नहीं होता है। हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, दूर नहीं, दूर, बड़े ऊ की मात्रा, हाँ, दूर दृष्टि दोष लिखो, दूर दृष्टि दोष, दोष, हाँ, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें पास की वस्तुएं तो धुंधली दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो एकदम एकदम साफ दिखाई देती हैं, ठीक है ना। पास की वस्तुएं तो कैसी होती हैं, एकदम धुंधली दिखाई देती हैं, और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में जो था वो निकट वाली वस्तुएं साफ दिखती थी, हाइपरमेट्रो में दूर वाली वस्तुएं साफ दिखती हैं, ठीक है। लिख लो इसमें सेकंड अपने पास, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है अपने पास, क्या होता है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं अपने को धुंधली, ब्लर दिखाई देती हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि
ये क्या हुआ? हाँ की भाग गई। छोड़ो यार, कौन चक्कर में पड़ेगा, दोबारा ही बना लेते हैं। ये अपने पास कुछ ऐसा है, ये आईज है। यहाँ पे क्या होता है कि जो दूर वाली इमेज है वो तो साफ दिख रही है, लेकिन जो पास में इमेज रखी है उसकी जो अपने पास इमेज बनती है वो रेटिना के बाद बनती है। कहाँ बनती है? रेटिना के बाद बनती है। तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस यूज करते हैं। उत्तल लेंस यूज करेंगे तो ये जो है इनको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके यहाँ कर देगा, इसको भी डिफ्लेक्ट करके यहाँ कर देगा, और इनकी इमेज जो है वो रेटिना पे बन जाएगी। लिख लो डायग्राम, छोड़ो। समझ में आ गया ना? ये जो इसकी इमेज है वो यहाँ बन रही है। क्या करते हैं? उत्तल लेंस यूज करते हैं, जो इसको यहाँ से क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट करता है तो इसकी इमेज एक्जेक्ट कहाँ बन जाती है? रेटिना पर बन जाती है। ठीक है, ये होता है। पता ही नहीं क्या किया है ये क्या डायग्राम है, इसको मत देखो, तुम अपने हिसाब से बना लेना। थर्ड इज प्रेस बायोपिया, जिसमें पास और दूर दोनों की ही, हाँ दोनों के लिए ही अंधा हो जाता है आदमी, पास के लिए भी और दूर के लिए भी। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया, इसमें क्या होता है? पास और दूर दोनों की वस्तु कैसी दिखाई देती है? धुंधली दिखाई देती है। इसका निवारण है ऑपरेशन फिर वो काले काले चश्मे लगा के घूमते हैं ना बुजुर्ग लोग, देखे हैं तुमने वो बेल्डिंग के से तो वो उसका मतलब है इसको प्रेस बायोपिया हो गया था थोड़े दिनों पहले। फिर उसका पता है ऑपरेशन देखा है तुमने कैसा होता है? प्रेस बायोपिया का ऑपरेशन खतरनाक होता है कि एक लाइट होती है ऐसी भयंकर, वो एकदम आंखों के सामने जस्ट चालू करके बंद करते हैं मिली सेकेंड के लिए, ऑपरेशन हो गया, है ना? तो एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। मेरे हमारे रिलेटिव में थी एक, काफ़ी एज थी, उनको दिखाने में लेके गए एक बार आई केयर हॉस्पिटल में। तो वहाँ जाके उन्होंने कि प्रेस बायोपिया है, मोतियाबिंद वगैरह टाइप का, इनका ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन हुआ तो आदमी टेंशन में आता है थोड़ा, यार ऑपरेशन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा हीलिंग वीलिंग में भी। तो मैंने पिताजी को फ़ोन किया, फिर क्या मैंने ऑपरेशन होगा उनका, तो पिताजी बोले ठीक है तो मैं अब एडमिट भी रखेंगे, ये भी माइंड में आता है, ठीक है मैं कपड़े वपड़े लेके आता हूँ थोड़ी देर में, वहीं रुकूंगा। फिर मम्मी पापा दोनों वो निकले घर से, इतनी देर बाद पहले मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने ऑपरेशन हो गया कि ऐसा कैसा ऑपरेशन था? मैं डॉक्टर जाके पूछा, मैंने भाई किया क्या ये तो बता। कि ये जो लाइट है ना इससे हम फोकस करते हैं, और फोकस मिली सेकेंड का होता है, उससे फिर उसके बाद हम ग्लासेस लगा देते हैं, चश्मे लगा देते हैं, तो रेडिएशन वो होता है। मैंने ये ऑपरेशन था तो उस दिन में अच्छा, मैंने इतना खतरनाक ऑपरेशन भी होता है क्या? उसको तुम इसको ऑपरेशन कैसे बोलते हो? इसको एक प्रोसीजर बोल दिया अगर सिंपल सा प्रोसीजर होगा, आदमी की हलक में आ जाती है एक सेकंड के लिए तो ऑपरेशन। तो ये ऐसे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी कोई प्रेस बायोपी वगैरह कराने जाओ वो बोलते ऑपरेशन होगा, तो ध्यान रखना कैसा ऑपरेशन होगा, ठीक है ना? एक जस्ट एक लाइट को चालू करके बंद करते हैं वो। और तो ऑप्थो वाला कोई नहीं है क्या? तुम तो एल टी में हो, DMLT में ना, DRT में हो? अच्छा, रेडिसन टेक्नोलॉजी में हो तुम, तो पता ही होगा फिर तुम्हें। नहीं पता? अभी बने थोड़ी, अभी तो चल रही है, प्रोसेस में हो नेक्स्ट इज कौन सा? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एस्टिग्मेटिज्म में पहले सुन लो इधर। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, अपने पास सपोज करो एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस टाइप का है, हम एस्टिग्मेटिज्म में रियल मतलब ये फोकस नहीं कर पाते। एस्टिग्मेटिक्स में क्या करते हैं हम, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है सपोज करो, ये रखा हुआ है आगे, ये अपने पास आई है और ये आई का लेंस है, तो इसकी जो इमेज है ना वो बन तो रेटिना पे ही जाएगी, पर बनेगी कैसी? इस टाइप की। हम बीच वाला जो पार्ट है उस पर फोकस नहीं कर पाए, फोकस किया तो वो हमें जूम हो गया। इस दृष्टि दोष को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इसके लिए हम यूज करते हैं, इतना ही ध्यान रखना, इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा? सिलेंड्रिकल लेंस। कौन सा लेंस? सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है ना? और प्रेस बायोपी में यूज करते हैं, प्रेस बायोपी में अपन बहुत बार उसका ऑपरेशन करने के बाद जो यूज करते हैं हम, बहुत लेंस देखे हैं तुमने ऐसे इस टाइप के, जिनमें नीचे अलग आता है और ऊपर अलग आता है, डुअल कौन कौन के वो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स और कॉनकेव वाले लेंस देखे हैं ना सबने। इसमें क्या होता है, नीचे एक अलग लेंस आता है और ऊपर अलग लेंस आता है। ये किसके लिए होता है?
नियरर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। किसके लिए? नियरर ऑब्जेक्ट को। ये होता है फार अवे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। क्यों होता है? क्योंकि जब हम नियरर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमेशा आंखें नीची करके देखते हैं। अपन खड़े हैं, अपने को बुक पढ़नी तो आंखें नीची करके पढ़ेंगे, तो उस लेंस में कहां से देखेंगे अपन? इस लेंस से देखेंगे। तो नियरर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये हो गया। फार अवे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जब आंखें, अपन किसी चीज को दूर देख रहे हैं तो आंखें उठा के ही देखेंगे, यस और नो, तो उसको इस लेंस के थ्रू देखते हैं। तो ये अपने पास यूज करते हैं प्रेस बायो में। बात करें कौन सा, तो दोनों लेंस यूज करते हैं, ठीक है ना, नियरर ऑब्जेक्ट के लिए और फार अवे ऑब्जेक्ट के लिए। एस्टिग्मेटिज्म में क्या करते हैं हम? सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। कौन से? सिलेंड्रिकल। सिलेंडर को क्या बोलते हैं? हाँ, सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं ना कुछ, बेलनाकार। हाँ, बेलनाकार लेंस यूज करते हैं, ठीक है। इसी के साथ ऑप्टिक्स खत्म। ऑप्टिक्स में पार्ट बच रहा है एक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये करेंगे हम वेव ऑप्टिक्स के बाद, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म में लिख लो, इसमें मरीज किसी वस्तु पर फोकस नहीं कर पाता है। इतने तो ये थ्योरी के पॉइंट्स हैं, ये खुद लिखा करो। न्यूमेरिकल वाली चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं फिजिक्स में। इसमें मरीज ही लिख लिया कैसे इसमें? लिखा देता हूँ, ये फिर मैसेज करेंगे ऑनलाइन वाले। इसमें अपने पास जो है मरीज जो होता है, मरीज का मतलब सॉरी पेशेंट जो होता है, वो इस वाले किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाता है। अगर फोकस करने की कोशिश करता है तो वो ऑब्जेक्ट वहीं से क्या जूम सा दिखाई देता है, ठीक है ना, जूम सा दिखाई देता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं इस ऑब्जेक्ट के निवारण के लिए। हाँ लिख लो, इसके निवारण के लिए, उपचार के लिए कौन सा यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार। लिख लिया? और इसमें भी लिख लेना, इसमें दोनों तरह के लेंसों का संयोजन यूज किया जाता है, अगर यूज लिखो तो, वरना याद ही रहेगा। प्रेस बायोपिया में जब दूर और पास दोनों की नहीं दिख रही तो लेंस का कुछ ना कुछ जुगाड़ करो, वो जुगाड़ होता है ये। आज के लिए इतना ही।